नमस्कार, बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज। आज के एपिसोड में बात इजराइल ईरान युद्ध के बाद के असर को लेकर है, यानी ईरान पर क्या असर पड़ा और 12 दिनों की सीधी जंग के बाद अयातुल्ला अली खामनेई को अब किस तरह से ईरान के अंदर चुनौतियों से जूझना पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इजराइल ने इस जंग में क्या हासिल किया। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, अपनी राय भी जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, इजराइल ईरान की जंग के हासिल नुकसान का सही विश्लेषण आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उसके सिरों को और तमाम संदर्भों के आईने में उसे नहीं देखते। इजराइल ईरान की जंग को 12 दिनों की जंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। कुछ इसे 12 दिनों की जंग में समेटना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। असल में यह जंग 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली इलाकों पर हमास के हमलों के दिन से शुरू हुई थी, क्योंकि ईरान 7 अक्टूबर के दिन से ही इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा। और जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ने कल यानी शुक्रवार के दिन भीषण हमला किया, माना जाए कि जंग अभी भी जारी है। तो बात यह है कि हमास के हमलों के बाद इजराइल ने ईरान से जंग को लेकर 5 लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहला, गजा में हमास को तहस नहस करना। दूसरा, लेबनान, यमन, सीरिया वगैरह में फैले हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को तबाह करना। तीसरा, मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत को बनाए रखना। चौथा, ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना। पांचवां लक्ष्य यह था कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आई खुमैनी रिजीम को तबाह करना, जिसे फिलहाल अली खामनेई चला रहे। गजा, लेबनान, यमन, सीरिया वगैरह में इजराइल जिनके खिलाफ लड़ रहा, वो सब के सब ईरान की प्रॉक्सीज हैं। इजराइल ने हमास की समूची टॉप लीडरशिप को समाप्त कर दिया, गजा में उसकी ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर भी हमास को अभी खत्म नहीं माना जाए। जब तक नक्शे पर फिलिस्तीन है, वहां हमास का भी अस्तित्व बना रहेगा, यह अंतिम सत्य है। मगर 7 अक्टूबर 2023 से पहली वाली हालत में वापस आने के लिए हमास को अब कई सालों का वक्त लगेगा। इजराइल ने यमन, लेबनान, सीरिया में भी ईरान की प्रॉक्सीज को लगभग तहस नहस कर दिया। इस बीच सीरिया में गोलन हाइट्स की तरफ इजराइल ने अपनी सीमा का विस्तार भी किया। आज की तारीख में लगभग गजा इजरायली सेना के नियंत्रण में है। गजा, लेबनान, यमन, सीरिया वगैरह में कार्रवाई के खिलाफ कोई भी अरब देश इजराइल के सामने खड़ा नहीं हुआ। यानी मिडिल ईस्ट में इजराइल की ताकत पहले की तरह ही बरकरार है। कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सका। यानी इजराइल ने अपने पहले तीनों लक्ष्यों को हासिल कर चौथे और पांचवें लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया। इसके लिए इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर को हेलीकॉप्टर क्रैश में कैसे निपटाया था, आपने देखा था। लेकिन ईरान ने इजराइल की उम्मीदों से अलग कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि इजराइल को ईरान में घुसने की नौबत बनती। किसी देश के प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री को निपटा देना दोस्तों सीधे युद्ध की घोषणा होती है, मगर ईरान आगे नहीं आया। ईरान को लगा था कि युद्ध में कूदने का मतलब है अभी ईरान जो जंग प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा, उसे खुद लड़ना होगा। और इसका नतीजा सीधे सीधे यह निकलता कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का बहाना मिल जाता, जो बहाना इजराइल खोज रहा था। ईरान किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाना चाहता था। 7 अक्टूबर को जिस दिन हमास ने हमला किया था, इजराइल ने ईरान के परमाणु खतरे और खामनेई रिजिम को समाप्त करना अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया था। अमेरिका के न चाहने के बावजूद इजराइल ने
अमेरिका को आपने देखा कि किस तरह ईरान पर हमलों के लिए मजबूर कर ही दिया। चौथा लक्ष्य कि जैसे तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा कि ईरान की परमाणु क्षमता अमेरिकी हमलों के बावजूद पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि इजराइल ने 4-5 साल से ज्यादा वक्त के लिए ईरान को पीछे धकेल दिया, अगर रिपोर्ट्स में रत्ती भर भी सच्चाई है। परमाणु बम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। आपने कोई ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब पर देखा और रातों रात बम बना लिया, ऐसा नहीं होता। ईरान के संसाधन जिस तरह बुरी तरह से तबाह हुए हैं, नष्ट हुए हैं, और उसके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, ईरान के लिए यह अब इतना आसान काम नहीं। तो हम मान सकते हैं कि इजराइल अपने चौथे लक्ष्य को भी सफलता से हासिल करने के करीब पहुंचा। 5 साल का भी समय कम नहीं होता और ईरान के साथ सीधी जंग में विराम आया है। युद्ध खत्म नहीं हुआ, वह तो अभी जारी ही है। इजराइल 5वें लक्ष्य यानी अली खामनेई के खात्मे या फिर ईरान में खुमैनी रिजिम के खात्मे से जरूर चूक गया, यह माना जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह असल में रूस और उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रहे। इसमें कोई इब्बत नहीं। पुतिन की वजह से ही अली खामनेई की जान बची। अब देखिए, अली खामनेई जंग चाहते थे इजराइल से, अमेरिका से। ईरान की कट्टरपंथी जमात भी जंग चाहती थी, लेकिन जो ईरान के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे ऐसा नहीं चाहते थे। इजराइल ने जिस तरह समूचे ईरान में उनके मंत्रालयों, सरकारी मुख्यालयों, हवाई अड्डों, तेल गैस के कुओं, बंदरगाहों पर जब चाहा जैसे चाहा हमला किया, आप उसे देख सकते हैं। इस चीज ने आम ईरानियों में खौफ भरा। इजरायली हमले में करीब करीब 500 से ज्यादा ईरानियों की मौतें हुई और बदले में इजरायली मौतों का आंकड़ा 50 से नीचे बताया जा रहा। अपनी छोटी भौगोलिक क्षमता की वजह से इजराइल को भी नुकसान हुआ, मगर उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो ईरान का नुकसान बहुत बड़ा नजर आता है। इजराइल को जिस तरह मदद मिलती है दुनिया के तमाम देशों से, वह कुछ हफ्तों में फिर से उठ खड़ा हो जाएगा। लेकिन दुनिया भर के प्रतिबंध झेलने वाले और खस्ता अर्थव्यवस्था से इस वक्त जूझ रहे ईरान के लिए क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। तो ईरान की असल कहानी यहां से शुरू होती है। अब कई प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आ रहा कि अब्बास अरागची के दौरे में पुतिन ने अपनी विवशता सामने रख दी थी कि वे ईरान की कितना और किस स्तर तक मदद कर पाएंगे। फैसला ईरान के मुल्लाओं को नहीं, बल्कि जिन्हें ईरान की जनता चुननी है उन्हें करना था कि इजराइल से उनकी जंग का भविष्य क्या होगा। सीज फायर की सहमति हुई और इसमें खामनेई को पूरी तरह से अलग थलग किया गया। अब आप ईरान के संदर्भ में जंग का हासिल देखिए। पिछले एपिसोड्स में कई बार इस पे बातचीत भी हुई है। इजराइल के साथ 12 दिनों की सीधी जंग में बर्बादी के बाद वहां खामनेई की सत्ता पर इस वक्त बहस शुरू हो चुकी है। ईरान में आर्थिक संकट और जन असंतोष साफ साफ नजर आ रहा। ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। तेल और गैस उद्योग, जो ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, करीब 60% हिस्सा है, उसे गंभीर नुकसान पहुंचा इजरायली हमलों की वजह से। उत्पादन में 35% की गिरावट और निर्यात में 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया जा रहा। ईरानी रियाल का मूल्य तेजी से नीचे गिरा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आम लोग महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी से त्रस्त है और सीधे सीधे खामनेई की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे। ये मैं नहीं कह रहा, जमीन से निकल रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे। भले इजराइल अपने 5वें लक्ष्य यानी खामनेई की सत्ता को
हटाने में नाकाम रहा, चूक गया, हासिल नहीं कर पाया। मगर 12 दिनों की सीधी जंग में इजराइल ने जिस तरह ईरान को अंदर से झकझोरा है, उसकी वजह से वहां सत्ता परिवर्तन की मांग में इस वक्त तेजी आ गई है। अब ईरानी इस्लामिक गणराज्य के ढांचे को टिकाऊ नहीं मान रहे। यह ईरान के हालात। आंतरिक असंतोष और भविष्य की अनिश्चितता का खौफ ईरानी समाज में पसर चुका है। खामनेई लंबे वक्त से भूमिगत है और ईरानी सवाल कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उन्हें जब सामने होना चाहिए था, वो क्यों नहीं आगे आए। बाहरी दबाव और आंतरिक विद्रोह से ईरान इस वक्त उबल रहा। विपक्ष खामनेई की सत्ता के खिलाफ अब और ज्यादा मुखर है। इजराइल के हमलों ने खामनेई की सत्ता को अंदर से हिला दिया है, कमजोर कर दिया है। खामनेई भी सहमे नजर आ रहे। सीज फायर के बाद 48 घंटों तक वे बिल्कुल चुप रहे। खामनेई के ताजा वीडियो संदेश और उसकी बॉडी लैंग्वेज की एनालिसिस में और ईरान सरकार के रुख में फर्क साफ साफ दिख रहा। सीज फायर शब्द पर खामनेई ने अब तक कुछ नहीं बोला। अब देखिए, ईरान में 12 दिनों की सीधी जंग के बाद जो हालात बने हैं, उसमें खामनेई अपनी सत्ता कैसे बचा रहे हैं। युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा के नाम पर बेहद सख्त कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सच लिखने वालों को अपराधी करार दिया जा रहा, सवाल उठाने वालों को अपराधी बताया जा रहा। सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक समाज जो है ईरान का, वह डरा हुआ है। पत्रकारों में भी खौफ का आलम है। यह बिल्कुल महसा अमीनी की मौत के बाद साल 2022 के विरोध प्रदर्शनों जैसे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में वहां गिरफ्तार किया जा चुका है। पत्रकारों के घर वालों को भी निशाना बनाया जा रहा। कट्टरपंथी तानाशाह बन चुके हैं और देशद्रोह का आरोप लगाकर सीधे मौत की सजाएं वहां पर दी जा रही। विपक्षियों को इस बहाने यातना दी जा रही। कोई लीगल ट्रायल नहीं। अब तक कई लोगों को वहां पर फांसी दी जा चुकी है। इसने लोगों को ईरान में और परेशान कर दिया है। लेकिन अब यही बात खामनेई के लिए कोढ़ में खाद साबित होती दिख रही। पीड़ित परिवार तो खामनेई से सवाल करेंगे ही। उनका जिस तरह दमन किया जा रहा इस वक्त, खामनेई के खिलाफ असंतोष और ज्यादा बड़ा आकार लेगा। स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर खामनेई की असल मुश्किलें दोस्तों अब शुरू हुई हैं। सीज फायर के बाद ईरान इस वक्त जिस मोड़ पे खड़ा है, वहां एक छोटी सी घटना कब खामनेई के राज का तख्ता पलट कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ईरान की राजनीतिक जमात जिसे जनता चुनती है, और वह चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, इस बात पर एकमत दिख रहा कि सुप्रीम लीडर यानी जो खुमैनी रिजिम है, उसकी सर्वोच्च ताकत को सीमित करने का वक्त आ चुका है। दुनिया का स्वरूप जिस तरह बन चुका है, अब ईरान अपनी जिद पर ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद खामनेई की सत्ता को लेकर ईरान में गहरी बहस दिख रही। आर्थिक संकट, सख्त नीतियों और युद्ध के नुकसान ने कहीं ना कहीं असंतोष में बहुत ज्यादा इजाफा किया और ये चीजें सीधे सीधे खामनेई के नेतृत्व पर सवाल उठा रही। विरोध के स्वर खासकर युवाओं और महिलाओं में ज्यादा मुखर दिख रहा। वहां शासन परिवर्तन या सैन्य शासन की संभावना भी तेज हो गई है। निकट भविष्य में ईरान में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।